नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पश्चिम बंगाल सहित असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल विधानसभा चुनाव के आज नतीजे हैं। इन चुनावों के एग्जिट पोल तो पहले ही सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों को मिलाकर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एलडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके और पुडुचेरी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनने के अनुमान लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यालय जो दिखा गया तो 30 मई 2021 तक का है। ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। पश्चिम बंगाल के कुल मिलाकर विधानसभा सीट है जिनमें पिछले 10 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही है। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है। राज्य में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल की थी, तो पिनराई विजयन राज्य के बाढ़ पे मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे नंबर पर रहा था। अब देखा जाए असम की बात करें तो 26 सीटों वाली असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 15 साल से सत्तासीन कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका था। 2016 के चुनाव में बीजेपी को 86 सीटें मिली थी और सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में जयललिता की अगुवाई में एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता के निधन के बाद ओ पनीरसेल्वम राज्य के सीएम बने, लेकिन केवल कुछ ही दिनों तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रह सके। तो 16 दिसंबर 2017 को ई पलानीस्वामी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 8 जून को खत्म हो रहा है। 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, तो यूपीए को कुल 17 सीटों पर जीत मिली, जिनमें कांग्रेस को अकेले 15 सीटों में जीत हासिल हुई थी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के सीनियर नेता वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे। अब फिर से जब चुनाव हो गए हैं और आज नतीजे हैं, आज पता चल जाएगा कि ममता दीदी अपना पश्चिम बंगाल का गढ़ संभाल पाएगी या नहीं। पुडुचेरी असम में किसकी सरकार बनेगी, केरल में किसका राज होगा और तमिलनाडु में किसका झंडा लहराएगा, ये सारे जो चुनाव के नतीजे हैं वो आज शाम तक आ जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की तरफ से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से रवि पटेल हमारे साथ मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं स्नेहल जी आपसे। यहाँ पर देखा जाए कि 5 विधानसभा के चुनाव है, लेकिन सबसे अहम जो विधानसभा पे सभी के नजरें टिकी हुई है वो है पश्चिम बंगाल। तो क्या लगता है भाजपा का सोनार बांग्ला का सपना आज सच हो पाएगा? देखिए, अभी सुबह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें अब पहले के बनिस्पत इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिल रही है और जो वोट शेयर उनका बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि बंगाल की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सरकार लोगों पर भरोसा और विश्वास अपना रखा है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से काफी सारी सीटों पर अपनी बढ़त करती जाएगी लोगों के आशीर्वाद से। और मेरा भी मानना है कि ये जो सोनार बांग्ला का सपना है वो साकार होगा। जी रवि जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी और की ओर से। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी या फिर नरेंद्र मोदी? पश्चिम बंगाल में मेरा जिंदगी के बचपन का बहुत सारा टाइम मैंने बंगाल में पंचम तल्ला में गुजारा है जी। तो बंगाल का ये इलेक्शन जो है वो देश को कंगाल करने वाला साबित होने वाला है। आज जब दुनिया कोविड-19 के सामने लड़ रही है तब पश्चिम बंगाल के चुनाव
एक्चुअल में ये चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ये नहीं करके देश को और पश्चिम बंगाल को कोविड-19 के अंडर में बहुत बुरी तरीके से डाल दिया है। अभी सेकंड वेव चल रहा है और लाखों की तादाद में देश के नागरिक अभी कोविड के अंदर बीमार जी। है और अस्पताल में जब वो लोग एडमिट है और ऑक्सीजन का भी जब इश्यू है, ये टाइम में चुनाव करके बीजेपी ने बंगाल को और देश को कंगाल करने का काम किया है। जी प्रकाश जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, तो आपको क्या लगता है कि जब ममता बनर्जी 10 साल से वहां पर शासन करती आई है, इस बार भले कांटे की टक्कर देखने को मिलती हो, लेकिन ममता दीदी की वहां की जो बंगाल की फैन फॉलोइंग है, उनके जितने फॉलोवर्स है, क्या उसको बीजेपी तोड़ने में सक्सेसफुल होगी या नहीं? इसमें ऐसा है कि 2016 के जो अंतिम इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी को 3 सीट मिली थी। उसके बाद जो अभी का जो पहला फेज है 27 मार्च से इलेक्शन चालू हुआ, तो प्रजा को ये मालूम था कि कोविड हो रहा है, तो सेकंड फेज जो 15/4 के बाद 4 फेज हुए, उसमें बीजेपी को झटका लगा, ऐसा मानना है हमारा कि उसके कारण जो बीजेपी को नुकसान बहुत पहुंचेगा। जो 3 सीट से, जैसे स्नेहल भाई ने बताया, उनकी बात सही है कि लास्ट इलेक्शन से अभी उसकी प्रोग्रेस बीजेपी की अच्छी है, ये निश्चित बात है। लेकिन जो अंतिम जो 4 फेज 15 अप्रैल के बाद के हुए, उसमें बीजेपी को फटका लगा है। और जो राजनीति है वो कोविड को छोड़ करके जो प्रधानमंत्री की राजनीति है, वो जनरली धर्म जाति को लेकर के रहती है, तो उसके कारण जो भी सीटें ज्यादा आई है, उसका कारण यही हो सकता है कि पहले से जो बढ़त मिलेगी, बीजेपी को बढ़त मिलेगी, नहीं बीजेपी का शासन बनना कठिन है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी स्नेहल जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि भाजपा को जितनी बंगाल पर सत्ता लेने की उतनी वो नहीं है जितनी ममता दीदी को हराने की है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में अगर सारी विपक्ष पार्टियों को एक कर दे, तो वो जो गठजोड़ की नीति है, अगर ममता दीदी इस बार जीत गई तो फिर वो एक विपक्ष का चेहरा बन सकती है और वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी बन सकती है, अगर विपक्ष की गठजोड़ वाली सारी पार्टियां एक होके 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये लड़त है कि कहीं वो जो प्रधानमंत्री वाला चेहरा ममता दीदी ना बन पाए, इसीलिए उनको अभी से हरा दो। जलपा जी, मैं यहाँ पर ऐसा कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, जो आदरणीय अमित शाह जी हमेशा कहते हैं और हम सब उसी का अनुकरण करते हैं। तो तकलीफ हमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, पर ये ऐसा हो गया है बंगाल में, आपने देखा हमारी पार्टी के जनवरी से सितंबर तक जो है 14 लोग मारे गए, निर्ममता से हत्या की गई, लोगों को पेड़ पे लटका दिया गया। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो तो टीएमसी के गुंडे आके आपको मारते हैं, पीटते हैं, और अपने माँ बाप के सामने अपने बेटों की हत्या हुई। तो ये जो निर्ममता है, और आप नहीं मानोगे कि ये जो बंगाल में सब चल रहा था कि गरीब इंसान जो आदिवासी पत्ते लेके जंगल से आते हैं, उनसे भी वो लोग पैसे वसूलते थे टीएमसी के कार्यकर्ता। तो ये एक बात थी। घुसपैठ है, वो हमारे किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि घुसपैठ ये जो है वो इलीगल आईडी बना के कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। पर टीएमसी की सरकार ने अपनी वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस प्रकार की घुसपैठ को कभी रोकने की बात तो आप छोड़िए, पर उसको एक तरह से प्रोत्साहित करते थे चुप रहे। तो ये सभी जो चीजें हैं वो पूरे भारत देश के लिए नुकसानकारक हो रही थी। और इस सभी के मूल में जो उनके अध्यक्ष है ममता जी, उन्होंने कोई जिम्मेदारी ना लेकर, आप एक बात छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ कि जितने लोग हमारे भाजपा के भी मरे वो थे तो बंगाली ही ना, कि बंगाल के लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी ये भूख जो है सत्ता की वो इतनी बढ़ गई थी, आदिवासियों को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे गरीब लोगों को नहीं छोड़ा।
तो इस जी केस में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष लेके बंगाल की जनता के पास गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये सोनार बांग्ला का जो स्वप्न है वो हम साकार करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह आज भारत में मोदी जी का नेतृत्व में कई राज्यों में सरकारें चल रही है, उसी प्रकार बंगाल में सेवा करने का प्रयास करेंगे और ये सेवा करने का हमें मौका दीजिए, ऐसी बात लेकर बंगाल के लोगों के पास गए थे। इसलिए आप जो कहते हैं कि ममता जी का विरोध या ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता जी का जी विरोध इसलिए है कि उन्होंने ये सब चीजों का को प्रेरणा दी, उनके वो प्रेरणा स्रोत बन गए कि भाई आप मारो, आप लोगों से पैसे लूटो, पैसे ऐंठो। तो ये सब किसी भी देश में किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। अपने भारत में ये चीज होना ये अपने देश के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और बात रही 2024 की, तो मैं अभी जी पर्सनली ऐसा मान रहा हूं कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी काफी समय है। अपनी जो जनता है वो अपने हिसाब से डेमोक्रेसी में जिसको भी उसे वोट देगी उस प्रकार से सरकारें बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई डर या ऐसा कोई पीएम का चेहरा वाला विषय फिलहाल तो नहीं है। और अभी हमारा विषय वही है कि भाई बंगाल की जनता को ये जी जो दानव राज है और राक्षस राज है उससे छुड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। जी जी रवि जी, आपका क्या मानना है? यहाँ पर बात ये वाली भी हो रही है, पहले भी देखा गया था कि सारी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर भाजपा के अगेंस्ट आ गई थी, यानी मोदी वर्सेस सारे ऑल हो गए थे। आपको क्या लगता है, अगर 2024 यानी दूर तक का रोड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ममता दीदी ने इस बार तीसरी बार बंगाल में एक भव्य विजय प्राप्त की तो कहीं ना कहीं वो सारे विपक्ष की ओर से एक चेहरा बन सकती है प्रधानमंत्री पद का? जी, मैं यहाँ पे अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहूँगा कि उन्होंने आक्षेप किया है कि वहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों का डेथ हुआ है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे कोविड की वजह से हज़ारों लोगों की जान गई है। आप 11 बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करें, उसके लिए देश की सभी पार्टियों को दुःख है। लेकिन कोविड के अंदर इलेक्शन करवा के आपने हज़ारों लाखों लोगों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया है, वो बात का आप ज़िक्र भी नहीं कर रहे हो। सेकंड बात है कि आप जब इलेक्शन लड़ने गए थे तब तो आप वहाँ पे साइक्लोन के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ गया और नज़दीक आने के टाइम पे आपने अपना जो एजेंडा था वो चेंज करके आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के डेथ के बारे में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने वहाँ पे कैंपेनिंग चलाई। लेकिन मेरी स्पष्ट रूप से एक बात कहना है आपको जी कि पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। और अभी ये डिबेट में हम लोग जब बात कर रहे हैं और बीजेपी के अपने जो प्रवक्ता है वो बता रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा माहौल दिख रहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 211 सीटों के साथ ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी एक ऐसी देश की नेता है जो महिला की तौर पे भी पूरे बंगाल के अंदर गांव-गांव में उनका नाम है। जी उनका जो काम है वो पूरे देश ने देखा है और हर दिन 24/7 वो प्रजा के साथ रहती है और प्रजा ने उसका काम देखा है। और ये आशीर्वाद भी जो ये चुनाव में है वो ममता बनर्जी को मिल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारा मानना है। जी प्रकाश जी, आपका क्या मानना है यहाँ पर? जैसे कि स्नेहल जी ने भी बात की थी, घुसपैठियों की बात की थी, कहीं ना कहीं लोगों को वो नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर बीजेपी का जो बंगाल में प्लस पॉइंट देखा जाए तो नॉर्थ 24 परगना में जो मतुआओं की बड़ी आबादी है उसमें जिसमें बीजेपी ने सीएए कार्ड खेला है, आपको क्या लगता है वो कितना फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए? बीजेपी ने जो सीए कार्ड खेला है तो कुछ हद तक उसको बेनिफिट तो मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो है पॉलिटिकल साइंस से अभ्यास किए हुए हैं, तो उनको मालूम है कि प्रजा क्या चाहती है और प्रजा को क्या देना है, क्या बोलना है। तो उनमें जो एक शक्ति है जो भी है वो देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है वो बात की बात है। लेकिन उनमें जी आकर्षित करने का जो प्रभाव है पॉलिटिकल साइंस के अभ्यास के कारण और दूसरा लोगों के साइकोलॉजी का अभ्यास उन्होंने श्रोतागण का किया हुआ है, तो उस जी हिसाब से जो कार्ड उन्होंने खेला है वो जानते हैं कि अब इधर प्रजा क्या सुनना चाहती है वही उसको सुनाते हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भावतू पिरसू, जो जी चाहता है प्रजा को वो पिरस देने का, वो उनमें आवड़त है और उनके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे हिंदू महिलाएं हैं, वो अक्सर उन्होंने ऐसा प्रचार किया है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए
एक ही नेता है जो नरेंद्र मोदी है, और हिंदू प्रजा ने उसको, हिंदू महिलाओं ने उसको स्वीकार लिया है, ये बात भी सही है। अब समझो ये कोविड आया या कोई कुदरती आपत्ति आई, ऐसी देश में बहुत जगह पर कुदरती आपत्ति आई हुई है, हर एक प्रधानमंत्री थे उनके सबके अलग अलग टाइम में आई हुई है, भूकंप आया, साइक्लोन आया या सुनामी आई, सब आया, लेकिन उसके अंदर जो राजनीति है उसको उससे जोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो उन्होंने, जैसे बीजेपी के जो 7 जनों की या 11 जनों की हत्या हो गई, वो बहुत निंदनीय बात है जी कि हत्या को कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि गुजरात में भी जो एनकाउंटर हुए थे पहले 2002 के आसपास, 2001 के आसपास, जो लघुमतियों की हत्या कर दी थी, तो गुजरात में भी ऐसा सब हुए रहा है। लेकिन क्या है कि ये पॉलिटिकल राजनीति जो अपनी डेमोक्रेसी है भारतीय लोकशाही में, उसमें कहीं भी हत्या को स्थान नहीं दिया गया है, और जहाँ हत्या को स्थान मिलता है वहाँ वो सरकार को प्रजा उखाड़ के फेंक देती है, ऐसा मेरा मानना है। जी स्नेहल जी, आज देखा जाए तो केरल के विधानसभा के भी चुनाव आने हैं, तो अगर केरल में अभी भारतीय जनता पार्टी की महज एक सीट थी, अब आपको क्या लगता है कि केरल में भाजपा की कितनी सीट आएगी, या वो खाता खोल पाएगी या नहीं? क्योंकि सामने देखा जाए तो एलडीएफ और यूडीएफ जो है, मेन जंग तो उन्हीं दो पार्टियों के बीच। जी अभी फिलहाल जो रुझान मेरे सामने है वो 10:55 को अपडेट हुए, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2 सीट पे है। और जैसा आपने बहुत ही सही कहा कि वहां पे अभी सीपीआई और कांग्रेस वो काफी सीटों पे आगे चल रहे हैं, और 15 सीट पे इंडियन IUML है, और सीपीआई भी 14 सीट पे है। तो मेरा कहना यह है कि केरला में जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनका भी थोड़ा अलग प्रकार का एक रोल है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में है, उसकी असर पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा वेस्ट बंगाल में तो काफी बढ़ोतरी हुई है, इस प्रकार से मुझे पूरी आशा है कि पिछली बार से तो ज्यादा सीट ही आएगी, और धीरे धीरे आज नहीं तो कल केरल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करके हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगी। जी दूसरा, मैं आपसे 2-3 चीज कहना चाहता था कि जो मेरे आपके मित्र ने कहा, उनको एक बार वो जरा आंकड़े देख ले कि अप्रैल का जो फर्स्ट फेज था तभी 1100 केस थे बंगाल में, और जैसे जैसे आगे चुनाव होते गए बाद में हमारी पार्टी के नेता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और दूसरे प्रकार से कर रहे थे। सभी लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से किया है। और जो राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि इसे हमें चुनाव से और अभी से जोड़ना नहीं चाहिए, और ये इनकी एक इनके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं हो गए मुद्दे, तो शायद ये इसलिए ममता जी के बखान कर रहे हैं और ये इस चीज को जोड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी चुनाव होते, इवन आपको भी पता है कि गुजरात में भी हुए, पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रशासनिक रूप से सभी का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुए। तो चुनाव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी में प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया को स्टॉप करना, रिवाइज करना, वो बहुत बड़ी दिक्कत का भी काम है। इलेक्शन कमीशन फाइनल अथॉरिटी है, उसमें मेरी पार्टी, आपकी आम आदमी पार्टी या और किसी पार्टी का नहीं चलता। तो इलेक्शन कमीशन ने जो जिम्मेदारी से जो कहा था उस सभी का पालन करते हुए हमारी पार्टी ने एक जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी ऐसे चुनाव लड़ा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये इस तरह से मोदी जी को या पार्टी के लोगों को या पार्टी को इस प्रकार से गलत तरीके से खुद की फायदे के लिए कटघरे में खड़ा करना, जो कि एक योग्य चीज नहीं है। और दूसरी बात है मतुआ कम्युनिटी की जो बात हुई, तो ये सीए का कार्ड वगैरह कुछ नहीं है वहां पे, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। हमारी पार्टी जो है वो दलित, पिछड़े और गरीब लोगों के लिए दिलो जान से रात दिन मेहनत करने वाली पार्टी है। हमने उन्हें सबसे अच्छे स्थान पे भी हासिल किया है। बहुत ही सारे लोग हैं, नेता है जो वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये मतुआ कम्युनिटी थी, उनको बहुत ही सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था वहां के लोकल प्रशासन से। आप उन्हें फॉरेन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के, अलग अलग प्रकार के रूल्स लगा के पुलिस स्टेशन में भी हरास किया जा रहा था। तो उनके लीडर से उन्हें कोई ठीक से न्याय नहीं मिल रहा था।
तो वो लोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अप्रोच किया और कहा कि हमें आप न्याय दिलाइए। तो हमने कहा कि भाई आप भी हिंदुस्तान के ही है और इस प्रकार से हम जो भी एक आम हिंदुस्तानी को जी, लेकिन दायरे में जो भी स्नेहल जी, माना तो ऐसा भी जा रहा है कि मथुआ की जहां तक बात हो रही है तो वहां तक जो भी पहले देखा जाए टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के जो थे नेता जो अब भाजपा में शामिल हो गए, कहीं ना कहीं उनकी वजह से वो लोगों की सिंपत्ति शायद भाजपा के साथ है, बिकॉज ऑफ दैट शुभेंदु अधिकारी हो या दूसरे नेता हो जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर आए हैं, जिनका भी एक गढ़ माना जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी देखो तो ये नॉर्थ 24 में ज्यादा है। जी, मैं इससे पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मित्र है, वो इतनी बड़ी कोरोना का जो दोष आरोपण कर रहे हैं, तो एक ये माफ कीजिए थोड़ा मुद्दा अलग है, पर दिल्ली के शोएब इकबाल है जो सबसे सीनियर एमएलए है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई मेरी पार्टी यहाँ दिल्ली को नहीं संभाल सकती और प्रेसिडेंट रूल लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जलपा जी की पार्टी के लोगों को उसकी पार्टी की जो नीतियां हैं या कुछ एक डिक्टेटरशिप करते हैं ऐसे नेता अगर है तो उससे घुटन होने लगती है। तो इस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी और जो लोग ने चाहा तो कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तो हमारा नारा पहले से है सबका साथ सबका विकास। जो भी देश की हित में काम करेगा उसको हम जोड़ के साथ में भारत की प्रगति के लिए, लोगों की सुखाकारी के लिए हम काम करते रहेंगे, वो हमारा संकल्प है। तो आपकी बात भी सही है कि कुछ लीडर्स है उनमें लोगों को विश्वास एक प्रकार का होता है, जैसे अभी मोदी जी में पूरे हिंदुस्तान का और विश्व के काफी लोगों का विश्वास है। तो उस प्रकार से कुछ अगर लीडर्स आए हैं तो पॉजिटिवली उनको भी लगा होगा कि भाई ये लोग इससे जुड़े हैं तो बीजेपी मस्ट बी अ पार्टी फॉर अस आल्सो एंड वी शुड आस्क एंड रिक्वेस्ट देम। तो उन्होंने पार्टी के नेताओं से बात की और जुड़े, और हमें भी खुशी है कि एक हर एक हिंदुस्तानी को जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उसको हमारी पार्टी कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे अगर न्याय दिला जी। रवि जी भी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम बंगाल की सबसे पहले, और बात केरल की भी यहाँ पर हुई। आपको क्या लगता है कि केरल में इस बार बीजेपी जो है वो खाता खोल पाएगी या नहीं? और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, जैसे कि अगर बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना साकार भी होता है तो फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर कौन आएगा? बीजेपी के ही कोई नेता आएंगे या फिर तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनमें से कोई एक चेहरा बनेगा? मैम, पहले तो जोशी जी ने खुद ने केरल के बारे में उन्होंने स्वीकार किया है कि बीजेपी वहाँ पे ज़्यादा सीट्स नहीं निकाल पाएगी। उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि एक अच्छे नेता की ये निशानी है कि अपने पार्टी की जो भी कमजोरी है वो भी वो फेस करे, और वो भी कन्फेस किया। इसके लिए मैं जोशी जी को बहुत अभिनंदन करता हूँ। बात हुई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया कि बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें थी। अभी दिल्ली जैसे इनके लिए दूर है, वैसे पश्चिम बंगाल भी बहुत दूर है। ये जितने कॉन्फिडेंस से टीवी माध्यमों में जैसे बताते हैं, तो ये रुझान के पहले ही अपना ज्योतिष शास्त्र के कुछ मतलब भविष्यवाणी होती है वैसे वो लोग बोल लेते हैं, और वो भविष्यवाणियां सच करने के लिए क्या क्या सिस्टम लगती है वो पूरे हिंदुस्तान को अभी मालूम पड़ गई है। मेरे प्रिय मित्र जोशी जी ने बताया कि दिल्ली के हमारे एमएलए के लिए कुछ उन्होंने बात कही, तब मैं उनको बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात ने भी नोटिस किया कि यहाँ पे रेमडेसिविर और दवाइयाँ जो गुजरात में मिल रही है उसके अंदर बड़ा कड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इलेक्शन की बात करें तो गांधीनगर म्यूनिसिपालिटी का एक चुनाव था, वो चुनाव मौकूफ किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो मौकूफ नहीं किया गया। ये इनकी 2 प्रकार की नजरें हैं जो उनको मालूम ही होगा। इसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर बात कही है कि दूसरे पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये लोग कोविड के मुद्दे पे आ जाते हैं। लेकिन मैं बहुत सादगी से कहना चाहूँगा कि ये नेता को पता होना चाहिए कि ये महामारी है, और ये महामारी पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और तीसरा वेव जो हिंदुस्तान के लिए आने वाला है, उसमें कल ही मेरे को एक बड़े तज्ञ ने बोला है कि अभी तो लाशें हॉस्पिटल से अपने परिवारजन लेके जा रहे हैं, आने वाला समय जो है वो लाशें भी कोई लेने नहीं आएगा, इतना गंभीर होने वाला है। और वो गंभीर स्थिति का सर्जन करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इसलिए
कि अपनी सत्ता की भूख के लिए इन्होंने केरल में चुनाव करवाया, उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया, और गांधीनगर जो उनका होम टाउन है, जहां पे उनका घर है, जहां पे उनका परिवार रह रहा है, वहां पे चुनाव मौकूफ करवाया। ये चीज को मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इनके लिए सत्ता की जो भूख है, सत्ता की जो कुर्सी है, वही लिए सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गुजरात में अभी जो मिल रहे हैं, वो 617 रुपए के इंजेक्शन का 14,000 20,000, और उनकी गवर्नमेंट के बड़े पुलिस अफसर ने ये 2 दिन पहले पूरा कौभांड पकड़ा है और एक फैक्ट्री भी बना दी है कि जिसमें नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं। सबसे गंभीर बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया में जितने देश हैं, जब जब महामारी आई है, तब देश की जितनी पार्टियां होती है वो एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के लिए खतरा बनी महामारी के सामने लड़ते हैं। लेकिन ये पार्टी क्या करती है? ऑक्सीजन अपने कंट्रोल में रखती है, दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं देती है। दिल्ली की कोर्ट को बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, भाई आप ऑक्सीजन दिल्ली को दो। आपको मैं गुजरात की बात करना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, केरल की बात करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। महामारी के लिए हर एक पार्टी संजीदगी के साथ देश की जनता के साथ खड़ा रहना चाहती है, लेकिन ये इनको भी, मतलब ये कोविड महामारी को भी पॉलिटिकल एजेंडा मान के और प्रजा को दिखाना चाहते हैं कि केवल बीजेपी के लोग जो हैं वही देश की प्रजा का हेल्प कर रहे हैं। जबकि हॉस्पिटल का, कोविड का हॉस्पिटल खुलेगा तो वहां पे कैंची लेके इनोग्रेशन करने चले जाते हैं। जब ऑक्सीजन कहीं से सप्लाई होती है तो वहां पे फोटोग्राफी करने के लिए इधर उधर उनके नेता जो है सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि देश के पर आई हुई ये महामारी के लिए देश की सभी पार्टी को एकजुट करके, सभी लोग है सभी पार्टी में, सबको एकजुट करके ये परेशानी से लड़ना चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान में ये बताना चाहते हैं कि केवल बीजेपी चिंतित है, केवल उनके पास ही ऑक्सीजन है, केवल उनके पास ही अस्पताल की व्यवस्था है, केवल उनके पास ही, और जितनी भी पार्टीज हैं वो कुछ नहीं कर रही, वो घर पे बैठी हुई है और वो कुछ नहीं कर रही। जबकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, फर्स्ट वेव जब आया था तब पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी ने कर दी। मैं खुद साथ में गया हूं, ऑक्सीमीटर टेस्टिंग किया था। जिन लोगों का ऑक्सीमीटर टेस्टिंग में ऑक्सीजन लेवल कम आया तो उनको हमने अस्पताल में जाने का सजेशन दिया था। ये सब चीजें मिस्टर जोशी जी को सुनने में बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि आज वो चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए, लेकिन आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को ऐसी राजनीतिक पार्टियां चाहिए कि जो खंबे से खंबा मिला के ऊपर आने वाली और आई हुई ये जो आपत्ति है उसके सामने एकजुट होकर लड़े। जी प्रकाश जी, अभी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर कोविड के हिसाब, स्नेहल जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी, प्रकाश जी का टर्न आया हुआ है, उसके बाद मैं आपकी ओर आऊंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर कोविड को लेकर जब मुद्दा गरमाया हुआ है, पश्चिम बंगाल में सरकार किसी की भी बने, लेकिन जिस तरीके से हमने रैलियां देखी थी, नुकसान तो वहाँ की जनता का ही है, और जो भी आने वाली सरकार है उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या कहना है आपका? का मुद्दा था, एक बार जैसे अभी स्नेहल जी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई कि तुमने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, जब इतना भारी महामारी चल रही थी, उसके बाद भी 15 अप्रैल के बाद के जो 4 फेज थे वो उनको रोक देने चाहिए थे। उसमें मैं रवि पटेल की बात से सहमत हूँ कि गांधीनगर में उनका ओन प्लेस था, उधर उन्होंने इलेक्शन रोक दिया और वहां पर नहीं रोका तो देश की जनता तो जनता ही है, सब हिंदुस्तानी है। 130 करोड़ है, 35 करोड़ है, कहीं पश्चिम बंगाल के लोग गरीब है या उधर शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है या और तरह से जो है, उसको अलग तरह से नहीं देखना चाहिए। ऐसा प्रजामंत्री जो जो रात धर्म निभाने की बात होती है, वो रात धर्म सबके लिए एक है, सभी जातियों के लिए एक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है उसमें रात धर्म में ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक तरह से, अभी राजनीति इतनी खराब हो गई है कि पॉलिटिशियन अपनी सत्ता टिकाने के लिए प्रजा का भोग ले लेते हैं कि भले प्रजा मर जाए, और लाशों की राजनीति कहीं हो गई है और कफन पे राजनीति करना, ये बड़ा कुदरत के गुनहगार लोग हैं जो भी कर रहे हैं, और कुदरत उनको कभी भी नहीं छोड़ेगी ऐसा पब्लिक मानती है। लेकिन पब्लिक की व्यथा सुनने वाला आज कोई भी नहीं है। ये सनातन सत्य है, ये बात हकीकत है कि जो ये 4 फेस हुए उनको 15 अप्रैल के बाद के
वो रोक देने चाहिए थे। देखो 27 मार्च के बाद यही रटन चला रहा कि सभाएं बंद हो गए, रैली बंद हो गए, सभाएं बंद हो गए, रैली बंद हो गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और जब जी मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो अभी निर्णायक भूमिका सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। लेकिन प्रजा में एक मानना ऐसा है कि भाई न्याय तंत्र को प्रजा का हित देखना चाहिए। लेकिन अभी न्याय तंत्र में से भी हाई कोर्ट के कंट्रोवर्सी जजमेंट आते हैं, उसमें प्रजा का हित भी होता है। लेकिन न्याय तंत्र का मैं खंडन नहीं करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन उसकी गरिमा का ध्यान रखना पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए कि न्याय तंत्र को जीवंत रखना है। और जिस दिन न्याय तंत्र जीवंत नहीं रहा, उस दिन हमारे सबकी जी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और जी तानाशाही में बदल जाएगा ये देश। जी स्नेहल जी, अगर यहाँ पर बात करें कोरोना की, तो ऐसा भी बोला जा रहा था कि अभी भले लॉकडाउन के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन 2 मई यानी कि आज जैसे ही नतीजे आ जाएंगे उसके बाद शायद 2-3 दिन में शायद सरकार लॉकडाउन लगा देगी। कितना सही? जनपा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी ये जो कोविड की महामारी चल रही है पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए, हम सभी बहुत दुखी है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है, इंसानियत के नाते हम सभी दुखी हैं। हम सभी जितना अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, कार्यकर्ताओं का, किसी भी पहचानते नहीं है वैसे लोगों की आपने भी मदद की होगी और मैंने भी मदद की है, और मेरे दूसरे जो 2 मित्र हैं उन्होंने भी की होगी। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो डिबेट है वो एक पॉलिटिकल, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर है। ये जाहिर है कि ये जो देश में इलेक्शंस है उसके जो आज नतीजे है उसकी बात है, पर ये मेरे आम आदमी के जो दोस्त है वो बहुत ही बखूबी, मतलब उनकी ये जो कला रही है कि फॉल्स पब्लिसिटी करनी, तो उसके हिसाब से ये सभी को मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको, मेरे दोनों मित्रों ने जो मेरे पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाए कि गांधीनगर में नहीं किया ये, तो उसमें मैं कहूंगा कि ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, ऐसा मेरे दोनों मित्र को पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय रूपाणी जी ने लेटर लिख के प्रार्थना की थी इलेक्शन कमीशन को कि आज की स्थिति पहले जैसी नहीं है। हम सभी पता है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक कैसा था और आज का एंड कैसा है। तो तभी उन्होंने तुरंत ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप प्लीज इसको रिव्यू करिए, और इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लेके उसको बंद किया। तो कभी गांधीनगर नहीं, लेकिन या आपने किसी जो जगह बोला से जैसे विजय भेदभाव करने रूपाणी की जी बात ने नहीं। यहाँ पर पहल की थी, ऐसे तो विपक्ष भी पहले आया था, बाद में मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी आए थे, लेकिन फिर भी चलो मुख्यमंत्री का होद्दा बड़ा होता है, उस हिसाब से उन्होंने समझकर अगर रिक्वेस्ट की कि ये गांधीनगर का जो चुनाव है वो अभी मौकूफ किया जाए, तो ये पहल क्यों नहीं केंद्र सरकार ने की कि खुद की ओर से कुछ लेटर लिखते या फिर बोलते कि ये चुनाव अभी मौकूफ किए जाए, क्योंकि कोरोना को परास्त करना पहली जिम्मेदारी है। तो ये पहल केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं हुई? और अब जब चुनाव के नतीजे खत्म होने वाले हैं तो क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी, मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो आज लहर जो चल रही है उसमें सभी पार्टी के लोग, सभी सभी पक्ष के लोग, सभी नेता, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी ने काम किया नहीं किया, क्योंकि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। अगर जिंदा हम लोग जितने भी नेता रहे तो बाद में राजनीति करते रहेंगे और ये सब होता रहेगा। आज का समय ऐसा है कि आज देश के नागरिक के हिसाब से आगे आना है और जिससे जितनी मदद हो सके वो करना है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जी ये जो झूठ फैलाने की बात है, ऑक्सीजन की बात उन्होंने कहा, तो सबसे शर्मजनक चीज उनके, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने अपना पार्ट जो इंटरनल मीटिंग का लाइव करके खुद की पब्लिसिटी के लिए ऑक्सीजन की मांग करके किया था। दिल्ली की जनता को पता है। पर मैं कहूंगा कि उसके बाद जो विश्लेषण हुआ उसमें देखा गया कि उन्होंने जो आवंटित किया गया था कोटा, उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसको लाने के लिए उनकी ओर से एक A4 साइज का लेटर भी नहीं लिखा गया था कहीं। तो मेरा कहना है कि जब हर एक राज्य को आवंटित किया जाता है कोटा, तो राज्य की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा मामला ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए कि अगर बुरा हुआ तो केंद्र की सरकार ने किया और अच्छा किया तो मैंने किया। और दूसरी बात, ये मेरे मित्र ने जो जी गुजरात हाईकोर्ट का देखा, तो मैं इन्हें प्रार्थना करूंगा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट पढ़िए, एक जरा ढूंढिए, खंगालिए, इंटरनेट पे है कि उसमें ऐसा मिलेगा कि भाई अगर दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी को अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पाते
तो वो केंद्र की सरकार को पूरा सौंप दे, ऐसा आदरणीय हाईकोर्ट ने कहा था। ऐसे हम कोई पार्टी वाले या कोई पॉलिटिशियन आज नहीं, पर ऐसा है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी को ये भी पूछा था कि चलो वैक्सीनेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा मास्टर प्लान क्या है, ये तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी पूछा था, पर केंद्र सरकार की ओर से वैसे कुछ जवाब नहीं दिया गया अभी तक। मतलब कुछ तो तैयारी अब रखनी होगी ना, जितनी मतलब केंद्र सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार है, जितनी चुनावी तैयारियां करती है, अगर उतनी मजबूती से और कोई मास्टर प्लान बनाए तो शायद हम कोरोना से जल्दी आजाद हो जाएंगे। क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि चलो चुनाव जो भी पार्टी जीते, लेकिन अब बात आएगी कि इकोनॉमी को कैसे बचाना है। लोगों को तो बचाना ही है कोरोना से, साथ में इकोनॉमी को भी बचाना है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मास्टर प्लान की, और एक पत्रकार के नाते आप इतना जो संवेदनशीलता से सोचती है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहूंगा कि इसमें जलपा जी ऐसा है कि जब केंद्र की सरकार की बात आई तो मूलतः 3-4 चीजें हैं कि फर्स्ट थिंग इज टेस्टिंग, कि जितने लोगों को अगर कुछ भी तकलीफ हुई तो वो उन्होंने टेस्ट कराया। आज मुझे भी हुआ था, मेरे परिवार में, तो हमने सभी ने टेस्ट कराया। 1 दिन में 2 दिन में रिजल्ट आ गए तो हमें पता चला। तो फर्स्ट थिंग इज टेस्टिंग, तो सरकार ने टेस्टिंग पे जोर दिया। दूसरा होम आइसोलेशन, और दूसरी काफी मेरे भाई बहन ऐसे है कि उन्हें शायद घर में इतनी जगह ना हो, तो आइसोलेशन सेंटर सरकार ने खड़े किए कि वहां पे वो जाके 10-15 दिन तक, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रह सकते हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के किए। और तीसरी बात है कि जो पेशेंट्स है उनको मिले। और ये रेमडेसिविर वाली स्क्रिप्ट तो जलपा जी बहुत पुरानी है, मेरे जो दोस्त है वो लोग अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि आज की तारीख में कॉर्पोरेशन के अंदर आपको फॉर्म फिल करके, और हर एक डॉक्टर को जो जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है उनको पूरी एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट दिया गया है, और कॉर्पोरेशन उन्हें वो प्रदान करती है। उन्हें रोज शाम को 5 बजे एक ईमेल करना होता है कि हमारे वहां इतने लोग हैं, तो रात को 10 बजे या तो सुबह 7-8 बजे तक उनके बंदों को वो रेमडेसिविर सरकार पहुंचाती है। तो वो एक बहुत पुरानी चीज है, और मैं कहूंगा कि आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि ये है। और रही बात जो मास्टर प्लानिंग की, आपने बहुत ही अच्छी बात तो कही है कि प्लानिंग की जब बात आती है तो केंद्र सरकार ने हर एक राज्यों को कहा, इसमें हमने पार्टी नहीं देखी, किसी भी पार्टी का है, हमने सभी पार्टी के, जो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ निर्णय आप लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक क्षेत्र अलग है। जैसे हर एक का एटमोस्फियर अलग होता है, लोग अलग होते हैं, वहां की जनसंख्याएं शायद अलग होती है, कहीं पे ज्यादा गांव ज्यादा होते हैं, कहीं पे रूरल पॉपुलेशन होती है, अर्बन होती है। तो इसमें मुख्यमंत्री ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो हमने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाकर किसी का भी हमने टीका नहीं किया, और ना ही हम करेंगे कोरोना में। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री है वो अपनी हिसाब से अपने राज्य की स्थिति का एनालिसिस करके वहां पर योग्य निर्णय ले सकते हैं, और उसके अलावा केंद्र की गाइडलाइन तो है। चलो हमारे मेन जो टॉपिक था उस पर आ जाते हैं। रवि जी, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही है इलेक्शन की। अगर केरल की बात करें तो वहां पर से राहुल गांधी जो है वो सांसद भी है, और कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा तो इसका पूरा जो ठिकरा है वो राहुल गांधी के सिर पर ही फोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है केरल में कांग्रेस का क्या होगा? आज की डिबेट में नेता जो है जोशी जी, इन्होंने मेरी जो भी बातें हैं उसके लिए मैं बाद में बात करता हूँ, पहले जवाब दे देता हूँ कि केरला के लिए स्नेहल जी ने एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे बीजेपी नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस वहाँ पे हारती है तो राहुल जी के पर उसका ठिकरा फोड़ा जाएगा, वो बात सही है, बिकॉज वो वहीं से सांसद है और वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि केरल के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी का हो। जबकि हम उनकी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये डिबेट में हम इतना कहना चाहेंगे कि जितना शोर बकोर अभी बीजेपी कर रही है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर स्टेट में उनको अपनी गवर्नमेंट दिख रही है, तब आज की ये डिबेट के अंदर उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि केरल में वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो सही में सच बात है। पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटें हैं और गोरखा पार्टी है, उसके साथ उनका अलायंस है। तो मिस्टर जोशी जी को वो भी पता रहेगा कि बीजेपी के लिए बंगाल के अंदर भी बहुत ही कपरा चढ़ाव है, और वो दोनों जगह पे उनकी पार्टी को हारते हुए देखते हैं, उनको बहुत दुख भी पहुंचा है। और आज वो डिबेट में आपको भी सजेशन दे रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो चुनाव का है, वो बात सही भी है, लेकिन उन्होंने जो आक्षेप किए हैं उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने A4 साइज का टुकड़े का जो जिक्र किया है दिल्ली सरकार के पास से। देश के जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में रहते हैं,
दिल्ली के प्रेसिडेंट को दिल्ली की स्थिति सबसे अच्छे तरह से मालूम है और वो वहां के सीएम के पास से A4 साइज का टुकड़े की अपेक्षा रखते हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मजनक बात है। और जोशी जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली जो है वो देश की ऐसा स्टेट है कि जो देश का चेहरा है। अब देश के चेहरे को ही ऑक्सीजन नहीं कर पाता, से बड़ी दुख नहीं हो सकती। और उन्होंने मुझे रहने के लिए बात, मैं आपको आज का लेटेस्ट डेटा बताता हूं। गुजरात वैक्सीनेशन की आज भी गांव के अंदर अर्बन एरिया 60% लोगों को अभी टीके नहीं मिले हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। और प्राथमिक आरोग्य केंद्र और जो डिस्ट्रिक्ट के जो आरोग्य केंद्र है वहां पे वेंटिलेटर भी नहीं है। सेकेंड है कि कोविड के अंदर गवर्नमेंट पूरी फेल है। और जो मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां आक्षेप कर रही है, इसलिए कर रही है कि आपका जो मास्टर प्लान की जो बात की है, आप मास्टर प्लान के साथ इसलिए चल रहे हो कि आपको राजनीति करनी है और कोविड के अंदर आपको यह दिखाना है कि आपकी केवल पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को मदद कर रही है, सेवा कर रही है। लेकिन जब तक ये समझने में देरी होगी कि सभी पार्टी का सहयोग इसमें लिया जा सकता है, राजनीति की जगह पे है और महामारी की जो बात है वो परेशानी है पूरे हिंदुस्तान की है। सभी पार्टियां चाहती है कि एकजुट होकर ये महामारी के सामने लड़े। उसके बारे में जोशी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बोलने पे उनको अपनी पार्टी की तरफ से भी कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होंने आपको मीडिया पर्सन को भी डायरेक्ट किया कि आप कोविड की बात मत करें, आप खाली आज के जो मुद्दा है उसकी बात करें। ये अपने जो व्यवहार है उसके अंदर समझ में आता है कि ये मीडिया को भी मैनेज करना जानते हैं, ये प्रजा को भी मैनेज करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी को भी मैनेज करना चाहिए। आप मीडिया मैनेज की बात मत कीजिए। पहले तो नहीं पहले बता दूं, हम कोई बिकाऊ नहीं है, ठीक है? कोई वो मुझे डायरेक्ट करे या ना करे, मैं अपने मेन मुद्दे से भटकती नहीं हूं। नहीं कोविड की बात मैंने भी कही, मैं ही थी जी, नहीं वो मैं ही थी जिसने भाजपा को सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूछा कि वैक्सीनेशन की बात छोड़ो, आप बात करो मास्टर प्लान क्या है, ये भी कहने वाले मीडिया ही थे। और यहाँ पर मेन मुद्दा मेरा पॉलिटिक्स का ही है, आज वो भी सही बात है। हाँ ठीक है, कोविड को हम साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाजपा मीडिया मैनेज कर रही है। मैंने भी उन्हें प्रश्न पूछे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपको ऐसा बोला कि मास्टर प्लान क्या है। आपने नहीं मैडम, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। नेता जो बीजेपी के हैं, इन्होंने अभी बोला कि आप कोविड की बात मत करें, हम मूल मुद्दे की बात करेंगे। नहीं चाहती तो मैं आपको रोक सकती थी कि आप कोविड के बारे में बात मत करो, आप बात करो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है। आप घूम फिर के कोविड के मुद्दे पे आ रहे हो और ये मुद्दा सेंसिटिव है और करंट टॉपिक जो है वो जनता को लगता है, इसलिए मैं आपको सुने जा रही हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ऐसा बोलो कि भाजपा के प्रवक्ता आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। आप ऐसा रवि जी नहीं बोल सकते। आप कब से कोरोना के ऊपर बोले जा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। और मैंने यहाँ पर बीजेपी को भी प्रश्न पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों बोला कि वैक्सीनेशन वो सब छोड़ो, आप मास्टर प्लान क्या है वो बताओ। आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि मीडिया मैनेज हो रही है। मेरा मेन मुद्दा जो है वो आपको स्क्रीन पे पता ही है क्या है, लेकिन फिर भी कोविड करंट टॉपिक है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं और मैं रोक नहीं रही हूँ क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। जी प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मीडिया जो है ना रवि जी, वो समाज का सत्य दर्पण है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती है। ये हमारा देश की मीडिया की बड़ी वो है कि मीडिया जब भी कोई भी शासक पक्ष या विपक्ष कुछ भी गलत करता है तो मीडिया उसको छोड़ती नहीं है। ये मैंने सालों से देखा हुआ है, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, इतने सालों से देखा है। मीडिया किसी को बख्शती नहीं है और न किसी से मैनेज होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये दर्पण है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। प्रकाश जी और जल्पा जी, मैं बहुत संज्ञानता से आपको बताना चाहता हूं। मैंने खुद ने भी मीडिया स्टडीज की हुई है एसपी यूनिवर्सिटी से और मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो मुझे पता है। मैंने यहाँ पे मीडिया को सवाल नहीं किया है, मैंने नेता को ये बोला है कि जो भी मुद्दे होते हैं वो मीडिया की तरफ से उठाए जाएंगे, जो भी विपक्ष होगी वो भी अपने मुद्दे यहाँ पे रखेगी। आप डिबेट के अंदर
आप जिस बात में सब जगह के ऊपर जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं और आप उसके जवाब नहीं है आपके पास, उसके लिए आप बोलोगे कि हम ये इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। मैंने ये बात कही थी आपको और अपने राजनीतिक विशेषज्ञ साहब दोनों को मैं बताना चाहूंगा और ये क्लैरिटी करना चाहूंगा, मैं खुद मीडिया पर्सन हूं और मास कम्युनिकेशन पढ़ा हूं और मुझे मीडिया की इज्जत करना आता है मैम। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आऊंगी। यहाँ पर चर्चा ये हो रही थी कि केरल में अगर राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को और कांग्रेस की जो डूबती नैया है वो बचा नहीं सकेंगे तो फिर से उनके ऊपर एक ठिकरा फूटेगा। जिस तरह पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का जंग है, ऐसे ही केरल में देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का जंग है। आपको क्या लगता है कि केरल में कांग्रेस और राहुल गांधी कितने सफल हो पाएंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि उधर 140 सीटें हैं, तो उसमें जो इन्होंने प्रचार किया है उधर सीटें कम है, इधर 294 है पश्चिम बंगाल में। तो वो चीज उसमें जो राहुल गांधी ने जो उधर से उधर के सांसद है तो उन्होंने जो प्रचार किया है वो उतने उनके पक्ष के लिए बहुत जोरदार प्रचार किया है। तो उधर जो जैसे भाजपा नेता स्नेहल जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हमारा उधर जीतना बहुत मुश्किल है, तो ये सत्य बात है कि उधर जो प्रचार कांग्रेस ने किया है और जो गरीबों के प्रति जो उन्होंने जो भी कुछ किया है, उन्होंने इतने शासन के समय में जो उन्होंने कार्य बताया है प्रजा को, वो प्रजा उनके कार्यों से आकर्षित है, ये बात निश्चित है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि केरल में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल। जी स्नेहल जी, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। बात अब करेंगे पुडुचेरी की। यहाँ पर देखा गया था कि मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि दक्षिण में कांग्रेस अपना इकलौता किला संभाल नहीं पाई थी। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने की ओर से जिस तरीके से एक बार फिर इस्तीफा दिया गया, यानी कहीं ना कहीं लघुमती में जब सरकार आती है तब लोगों का विश्वास नहीं होता, ऐसा भी माना जाता है, तो इस बात का बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा? यानी कि पुडुचेरी में फिर से कांग्रेस आएगी या फिर भाजपा को मौका मिल जाएगा? देखिए, पौंडीचेरी की जो अभी के रुझान है उसमें सिर्फ एक सीट पे वो लोग आगे है, वो भी बहुत कम है। और मैं कहूंगा कि मुझे स्पष्ट रूप से नहीं लगता कि पौंडीचेरी की जनता ने निर्णय बना लिया है कि वो भी कांग्रेस को अभी इस बार जाने के लिए कहेगी। उनका जो स्थान है वो उन्हें बता देगी। तो जैसे गुजरात में और कई सारे राज्यों में कांग्रेस को आप देख रहे हो कि हर एक जगह से नकार रही है लोग जनता अपना। तो उस प्रकार से पौंडीचेरी में भी लोगों ने मन बना लिया, ऐसा यहाँ पे अभी के रुझानों से मुझे स्पष्ट हो रहा है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की पार्टी जो होंगी, जो हमारे में विश्वास रखेगी, वो साथ में मिलकर सरकार बनाने की संभावना फिलहाल अभी ज्यादा दिख रही है। जी रवि जी, मैं फिर जी सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मुझे 1 मिनट चाहिए सिर्फ। 2-3 चीज आपसे कहना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ना वो भारतीय जनता पार्टी का और हम सबका एक प्राथमिक मुद्दा है। मैंने कभी किसी को लीड नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने बड़े विनम्रता से कहा कि आज का टॉपिक ये है, पर ये बात कर रहे हैं, पर आज हम शासन पक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग हमें प्रश्न पूछे, कोई भी इंसान जो भी व्यक्ति है हिंदुस्तान को, हमें प्रश्न पूछे, हम उसका जवाब देंगे। और मैंने सभी के जवाब आपको, मेरा पक्ष जो है क्लियरली रख के दिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो हार से हम दुखी है, और मैं ये मेरी आखिरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत और हार के लिए चुनाव नहीं लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने अच्छे कामों को लोगों के सामने लेके जाती है और हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है। जिस प्रांत की जनता को लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लाभ होगा या ये लोग सही है, वो हमें मत देते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी को कि कभी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से कैटेगराइज इसलिए ना किए जाए क्योंकि हम लोग सिर्फ सेवा में मानने वाली पार्टी है। और हम लोग जो शोर कर रहे हैं और ऐसे सब जो आक्षेप है वो नहीं है। हम काफी विनम्रता से सब जगह अपनी बात रखते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी किसी कार्यकर्ता के पैर भी छुए थे जब उन्होंने छुए पैर उनके। तो ये एक विनम्रता बताती है, हमारे वो आदर्श है मोदी जी, और हम लोग विनम्रता से आपको क्या लगता है वो नीति मतलब जो 5 राज्यों का इलेक्शन है, चलो केरल को उसमें से बाकात रखते हैं, पुडुचेरी की अगर बात करें तो उसमें कितनी कामयाब रहेगी? जी, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि पौंडीचेरी में दिख रहा है कि अभी तक के जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी की काफी जगह पे बढ़त है और निश्चित रूप से वहां पे सरकार बनने के चांसेस अभी ज्यादा दिख रहे हैं। जी
रवि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अब बात करेंगे असम की। अगर असम की बात चल रही है तो फिर से ये जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में देखी जा रही है। आपको क्या लगता है कि असम में कौन सरकार बना सकता है? मैम, असम में भी कांग्रेस का जो अभी तक का हम लोग जो पढ़ रहे हैं और न्यूज़ में भी जो आ रहा है, उसके जी हिसाब से समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस अपना जो मूलभूत प्रजा आधार है वो खो चुकी है। जी और पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो कांग्रेस का जो अभी प्रदर्शन है वो कहीं पे भी तारीफ के लायक नहीं है। केरला जी के अंदर हम लोग ने बताया कि भाई वहाँ से सांसद है राहुल जी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र में अच्छा से अच्छा वो जी वहाँ पे अपना दिखाव करें। कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए अच्छे रिमार्क्स कहीं पे भी देखे नहीं जा रहे हैं मैम। तो मेरा जी स्पष्ट रूप से मानना है कि यहाँ पे अलायंस और जो मौजूदा जो अपनी सरकार है, भारत की सरकार, उनके तरफ रुझान दिख रहा है मैम। जी। और एक और सवाल उठता है, जब 5 विधानसभा चुनाव हो रहा है, इतनी पार्टियों की बात हो रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कब इस तरह सारे विधानसभा में हमें अपनी मौजूदगी दिखाएगी? मैम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव आम आदमी पार्टी हर एक विधानसभा सीट पे लड़ने वाली है। और पीरियोडिकली हर एक स्टेट में हम लोग ने केरल के अंदर भी हमारी टीम अभी बनाई है। और वहाँ पे जी दिल्ली से हमारे जो लीडर्स हैं वो भी वहाँ पे दौरा करते पे भी वो लोग विजिट करते हैं। इवन वहाँ पे रह प्रजा के साथ रह के अपना एक आम आदमी पार्टी का जो बोलते हैं कि जमीन खड़ी कर रहे हैं। गुजरात के अंदर हमने देखा है पिछले 8 सालों में बहुत अच्छा हम लोगों को प्रजा का आशीर्वाद मिल रहा है। और जी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में हमने देखा कि सूरत में अच्छे रुझान हमको मिले। और जी नगर पालिका चुनाव देखें, तालुका पंचायत, सब जगह पे आशीर्वाद मिल रहे हैं। हम खुद भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो नज़र है वो अभी थर्ड फ्रंट पे है कि कौन ऐसी पार्टी है कि जो पक्ष के सामने अच्छे से अच्छी मजबूत विपक्ष के लिए भी खड़ी हो सके और जी प्रजा के लिए अच्छा काम कर सके। तो आम आदमी पार्टी हर एक स्टेट में अपनी जमीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में गुजरात में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। और प्रजा के अभी के आशीर्वाद की बोलूं तो अच्छी जी सीट के साथ हम गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी आने वाली है। जी। अ, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी प्रकाश जी। यहाँ पर बात चल रही थी असम की। आपको क्या लगता है कि असम में फायदा किस पार्टी को होगा और क्यों? असम में जो है और पौंडीचेरी में है जो अलायंस है, उसमें कांग्रेस को नुकसान होगा ऐसा लग रहा है, जो भी ये स्पष्ट है। और अलायंस और जो पार्टी बन करके सरकार बनाएगी, ये असम में स्पष्ट चित्र अभी दिखाई पड़ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी जी कांग्रेस का जो है चित्र वो पूरे देश में एक दो राज्य को छोड़ करके बाकी राज्यों में गिरा हुआ है। उनको जी थोड़ा कार्यशैली बढ़ानी पड़ेगी। बाकी जो आम पार्टी का जो आपने बताया अभी के दूसरे राज्यों में वो क्यों नहीं एंटर कर रही है, ये भी जी गुजरात की प्रजा चाहती थी कि केजरीवाल का इतना अच्छा वही एडमिनिस्ट्रेशन है, शिक्षा के बारे में, दूसरे बारे में, जी तो वो पूरे देश में वो आगे रहे केजरीवाल जी। नहीं, उनको अभी पूरे देश में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे आम प्रजा सोचती है सब देश सब राज्यों में। लेकिन अभी जी उन्होंने खुलासा किया रवि जी ने कि वो भी आगे बढ़ेंगे, जैसे सूरत में बढ़े हैं, तो वो एक अच्छी बात है कि प्रजा को न्याय मिल सके। जी। स्नेहल जी, मैं फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हुई थी असम की। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि डीएमके और कांग्रेस साथ में है और एमआई डीएमके और बीजेपी साथ में है। आपको क्या लगता है बाजी किस ओर जाएगी? फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो डीएमके और एआईडीएमके में जो सीट्स हैं वो कट टू कट जैसा था सुबह। अभी थोड़े लग रहा है कि डीएमके का पलड़ा भारी हो रहा है। पर मुझे ये बहुत ही अर्ली है इस पे कुछ टिप्पणी करना, क्योंकि अभी काफी समय है, काफी कंस्टिट्यूएंसीज में डिफरेंस भी होता है, कई कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी के मत ज्यादा होते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तमिलनाडु की जनता जो है वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति काफी हद तक बढ़ी है। और हमारी ये सफलता मैं गिनता हूं कि हम गांव, गरीब और मजदूर लोगों तक पहुंचे हैं हर एक राज्य में। आज कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां पर हमारा एक कार्यकर्ता ना हो, जहां पे हमारी पेज समिति या पेज प्रमुख ना हो।
तो मुझे लगता है कि वो जो माइक्रो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे हमारा लक्ष्य यही है कि जो अंत में गरीब किसान मजदूर लोग हैं, जो खुद मेहनत करके कमाते हैं, उनको हम कुछ लाभ दे सके। तो मैं इस बार कहूंगा कि तमिलनाडु की जो जनता है, उसने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है हमारी पार्टी को, और पहले से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जी। जी जल्द। और जी रवि जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तमिलनाडु की जब हम बात कर रहे हैं तो देखा ये जा रहा है कि जयललिता और करुणानिधि के बिना ये पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ है। अगर हम देखें तो जयललिता की गैर हाजिरी में अन्ना द्रमुक पार्टी, ठीक है, इनके पास सिर्फ चेहरा है उनके सीएम पलानी स्वामी, और सामने की ओर देखें द्रमुक पार्टी में तो वहां पर करुणानिधि के जो पुत्र है स्टालिन, वो है उनका चेहरा। आपको क्या लगता है कि फायदा किस चेहरे पर मतलब देख के लोग वोट करेंगे? मैम, आपकी बहुत सही बात है कि ये बार का जो चुनाव है वो चुनाव अलग चुनाव है। और ये बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के में अंदर एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और हाई है। और वहाँ की जो प्रजा है वो किसी भी पार्टी को जब भी आशीर्वाद देती है तो पूरा सोच समझ के देती है। तो जी तमिलनाडु के अंदर जो मुझे लग रहा है कि जी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और डीएमके की तरफ उनका सोचना है, ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ जी पे डीएमके और कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा निजी तौर पे मानना है। जी बिल्कुल। जी अगर मैम। आपकी और आए प्रकाश जी, मेरा सवाल वही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार किसका पल्ला भारी? डीएमके का जो संकलन है, जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ उनका बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ की प्रजा जो है वो तमिलनाडु की प्रजा जागरूक प्रजा है जी और कभी भी वो बदलाव ला सकती है, कुछ भी ला सकती है। तो अभी जो जूनी बातें थी उसकी तो उसको इतिहास को देख करके वोट नहीं करेगी तमिलनाडु की जनता, ये निश्चित बात है। वर्तमान को देख करके वोट करेगी, इतिहास का एक भी पन्ना उलट के तमिलनाडु की जनता नहीं देखेगी, ये निश्चित। जी। और स्नेहल जी, जी स्नेहल जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन की, जैसे कि अगर बीजेपी को चांस भी मिलता है बंगाल में तो वो फिर से वो जो सोनार बांग्ला का सूत्र दिया था वो फिर से सही करके दिखाना होगा। और दूसरी चुनौती ये भी होगी कि कहीं ना कहीं वैक्सीन का मुद्दा भी उठाया गया था लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। तो ये बीजेपी के लिए अगर जीत जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका प्लानिंग क्या है? आपने सही कहा कि काफी हद तक जो अराजकताएं अभी फिलहाल है, उसे पहले साफ करना पड़ेगा बीजेपी को। जो असामाजिक तत्व ममता दीदी के राज में जो पले बड़े हैं, उनका कंट्रोल करना वो एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर अगर वहां की जनता का साथ रहा, जैसे अभी हमें वो लोग साथ दे रहे हैं, आप रुझान से देख रहे हैं, तो अगर वहां की जनता का साथ रहा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हर एक बंगाली के लिए सोनार बांग्ला का निर्माण हो, ऐसा प्रयास करके उसमें सफल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। और वैक्सीन का क्या है? वहां पर फ्री वैक्सीन देने की भी बात हुई थी, तो बंगाल को मिलेगी क्या अगर भारतीय जी जनता अभी पार्टी आ जाती? नहीं, ये बहुत ही मतलब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये मुद्दा निकालने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन आज हमारे पास एक ही शस्त्र है। और मैं थोड़ा ऑफ इससे जाके आपकी चैनल के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि गुजरात में या किसी भी प्रांत में आप हो तो प्लीज आप एक वैक्सीन जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा के ले लें। और जहां तक वैक्सीन की बात है तो सरकार ने निर्णय किया है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो फ्री चला जाए हर एक जगह पे। तो उसी के अनुसार इसमें भी मतलब वेस्ट हर बंगाल राज्य में में भी केंद्र सरकार फ्री में मुहैया कराएगी वैक्सीन, आपका नहीं, मतलब ये है? केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकार, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि राज्य सरकार का निर्णय लेने के लिए उन्होंने कहा है, पर हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से वो जी। तो मैनेज कर जहां रही है। जहां है, जैसे और गुजरात केंद्र में तो सरकार हमने सुना, पर दूसरी भी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर अभी 5 विधानसभा का चुनाव है, अगर आ गई तो वहां पर फ्री वैक्सीनेशन होगा क्या? जी जी, मुझे पूर्णतः ये है कि वहां पे फ्री वैक्सीनेशन ही होगा, क्योंकि आज हमारा दायित्व है कि हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी ज्ञाति धर्म का हो या किसी पार्टी पंथ का हो, और हमें उसे बचाना वो हमारा दायित्व है।
और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों में कभी नहीं चूकती, और मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा कि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया जाए। जी रवि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूँगा। यहाँ पर बात ये थी कि मुद्दा जो था इस चुनाव के समय में, क्योंकि कोरोना था, वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा राजनीति देखी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी पहले वैक्सीन को मुद्दा बनाया था और उसके बाद बीजेपी की ओर से भी कई नेता ने ये वैक्सीन को मुद्दा बना के फ्री में वैक्सीन देने की बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो फ्री में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर बंगाल में बीजेपी को लोगों ने सीट दे भी दी, मतलब सरकार उनकी बनी, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएगी? और भारतीय जनता पार्टी की, चलो बंगाल ही नहीं, लेकिन जहां जहां पर उनकी सरकार है या तो फिर अभी बनेगी, वहां पर सबको फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए? मैम, यहाँ पे मैं बहुत संज्ञानता से बात करना चाहूँगा कि चुनाव के टाइम पे वैक्सीन के बदले में मत दीजिए, वो जो डिमांड की गई वो बहुत दुखद है जी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है और पूरी दुनिया को अभी मालूम चल गया है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए वैक्सीन एकमात्र उपाय है। विदाउट वैक्सीन ये महामारी के सामने लड़ा नहीं जा सकता है। जी। तो आप किसी भी पार्टी से हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो गई हिंदुस्तान की, उसका कोई भी नेता, प्रत्याशी नेता अपने मंच से ऐसा बताता है कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपको वैक्सीन दूंगा। ये देश ने पोलियो भी देखा है। पोलियो के लिए लड़ने के लिए हिंदुस्तान की सभी पार्टियों ने साथ दिया था। जी। हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट थे, सभी स्टेट ने पोलियो का मुहिम चलाया था और अपने हिंदुस्तान में काफी सालों तक ये पोलियो की मूवमेंट चली। प्राइम मिनिस्टर कोई भी नेता बना, लेकिन पोलियो कभी नहीं रुका। और आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में पोलियो खत्म हो गया है। कहीं कहीं पे कोई केस देखने को मिले 1 साल पहले, बट ऐसा संपूर्ण रीत से बोल सकते हैं कि 100% हमने उस पर काबू में ले लिया है। जी। प्लेग का भी एक महामारी का हमने रोक देखा। प्लेग के सामने भी हिंदुस्तान खड़ा हुआ एक साथ और प्लेग के सामने हमने लड़े। लेकिन ये एक महामारी ऐसी है कि जिसके लिए वैक्सीन पे राजनीति होती है, वैक्सीन के लिए भाषणबाजी होती है और बोला जाता है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको फ्री में वैक्सीन दूंगा। देश की जो तिजोरी है वो प्रजा की तिजोरी है। देश की जो तिजोरी भरी जाती है वो प्रजा के जीएसटी और आईजीएसटी और टैक्सेशन से भरी जाती है। वो आप और हम सब लोग जो भी टैक्स जमा कराते हैं उससे वो तिजोरी बनती है। वो तिजोरी के लिए वो उसके अंदर जो भी ग्रांट होती है वो हम सबकी ग्रांट है। आपको पूरे हिंदुस्तान की बात करनी, आपको वो मन से ये बोलने की जरूरत थी कि हम यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी हम हिंदुस्तान के हर एक स्टेट को वैक्सीन फ्री में देंगे। हमने कई बार सुना कि मास्टर प्लान जोशी जी कब का बता रहे थे। अमेरिका की रिसर्च एनालिटिक्स ने बोल दिया है कि हिंदुस्तान को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करना चाहिए और जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने पहले वो थर्ड वेव के लिए रफ्तार बढ़ानी चाहिए। और ये रफ्तार बढ़ाने के लिए मैंने कई बार आज के दिन में ट्राई किया है कि इनको ऐसा बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सभी पार्टी एकजुट होके हम 100% वैक्सीनेशन करेंगे और सभी पार्टियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और बोलेंगे कि भाई कोरोना वॉरियर्स के लिए सभी पार्टी एकजुट हो जाए और हम लोग के लिए कोई राजनीति नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की कोई भी प्रजा होगी, चाहे वहां पे बीजेपी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी, कोई भी पार्टी होगी, लेकिन हम 100% पोलियो की तरह इसके सामने लड़ेंगे। ये भारतीय जनता की डिमांड है। आज भारतीय जनता ये मौत के कगार पे खड़ी है और वहां पे वो सबके सामने अपेक्षा की नजर से देख रही है। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रहेगी कि जो ये मेरी बात पे अपनी बात का राय नहीं रखेगी। हम सब कहते हैं, हाथ जोड़ के कह देते हैं, देश के बड़ा प्रधान को कहना चाहते हैं, जोशी जी के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सभी पार्टियों को कहना चाहते हैं कि ये महामारी के अंदर हम लोगों को भी जोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी जुड़ना चाहती है और देश की कई सारी पार्टियां जुड़ेगी। हम लोग कंधे से कंधा मिला के देश के अंदर आई हुई ये महामारी के अंदर लड़ना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीमीटर लेके हम घर घर घूमे थे, वैसे आप हमको ड्यूटी दीजिए, हमको अस्पताल दीजिए, हमको गांव दे दीजिए। हम हमारे तरह से जो सेवा कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है। जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है तो हम भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं।
ये हम जोशी जी को कहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की जनता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहते हैं कि जैसे पोलियो के सामने लड़े हैं वैसे ही हम कोरोना के सामने मास्टर प्लान बना के 100% वैक्सीनेशन करके लड़ सकते हैं और ये वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना के सामने हम डेथ रेशियो को कम कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर दंगल देश का में बात हम ये भी कर रहे थे कि 5 राज्य में जो विधानसभा के नतीजे हैं वो आज है, तो क्या परिणाम आ सकता है, किसकी सरकार बन सकती है। और साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने से मामला खत्म नहीं होता, लेकिन वहीं से मामला की शुरुआत होती है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसके लिए सबसे पहले उसको मुकाबला करना होगा कोरोना से, उसको प्लान बनाना पड़ेगा और साथ में ही केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को वो साथ दे। तो इस मुद्दे में अभी समय वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए तो उसमें लगेगी गजानन रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानन प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानन है हर मिर्च का मास्टर। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। सुधा? नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। ओह माय डियर, रियल कम हियर बुलाता है। सबकी जुबान पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है बेनिशानी। स्वाद, शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वो है रानी सिंह तेल। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए तो उसमें लगेगी गजानन रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानन प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि 5 राज्यों में आज नतीजे आने वाले हैं, तो सरकार किसकी बन सकती है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करती हूं मैं।
आपको क्या लगता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दो बड़ी पार्टियां जो है वो कांटे की टक्कर के हिसाब से चलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा जो दूसरी पार्टी होती है उनको भी पहुंचता है। जैसे कि अगर देखें कि तृणमूल और भाजपा के बीच में पश्चिम बंगाल में जो भी अभी एक दंगल चल रहा है, उसमें अगर बहुमति लेने का सवाल आया तो कहीं ना कहीं उनको दूसरी पार्टी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो किंग मेकर की भूमिका में देखा जा सकता है। क्या लगता है इसमें? ऐसा है कि यदि टक्कर जो कांटे की है तो जो सीटें कम पड़ेगी किसी को भी, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी को चाहे बीजेपी, तो वो उनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ जोड़ करके और सरकार बनाने की इच्छा रखेंगे। ऐसा माहौल बन सकता है। उसमें कोई भी पहले भी दूसरे राज्यों में देखा गया है कि जो उम्मीदवार है वो बिक जाते हैं या फेवर करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये जो है ये राजनीति अच्छी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये सब बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर उसको अलाउ करता है तो जो भी हो, ये आपका अभिप्राय सही है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब कांटे की टक्कर है, कितने पे रहती है, 5 सीट पे 10 सीट पे कितने, उसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और दूसरी बात जो अभी वैक्सीन की चल रही थी, वैक्सीनेशन की, मैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में यदि सरकारें अलग होती है तो भेदभाव रखा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन के 3 भाव कैसे हो सकते हैं। अगर ये मुफ्त में वैक्सीन दी जाए, ऐसी प्रजा की आशा है पूरे देश के लोगों को। अकेला बंगाल की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल की, लेकिन वैक्सीनेशन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो जो भी अपना टैक्स भरा जाता है, वो जो इन्होंने बताया रवि पटेल जी ने कि टैक्स का पैसा एक जगह पर जमा होता है, उधर से डिस्ट्रीब्यूशन हर एक प्रजा के लिए न्यायिक तौर से होना चाहिए और कोई भेदभाव राज्यों के बीच में नहीं होना चाहिए और राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए नीति वैक्सीनेशन की एक ही रखनी चाहिए। फ्री है तो फ्री देना चाहिए। एक राज्य को फ्री में दिया, एक राज्य से पैसा लिया, तो यह भेदभाव वाली नीति जाएगी और इसको प्रजा नहीं स्वीकार। जी बिल्कुल। रवि जी, मैं आपकी और अब आना चाहूंगी। यहाँ पर ये देखा जाता है राजनीति में, जैसे बंगाल की बात की तो कांग्रेस और लेफ्ट साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब देखा जा रहा है केरला की ओर अगर हम जाते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है। जी मैम, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना चुनाव लड़ती है। जी हम डेटा की बात करते हैं लास्ट इलेक्शन की, तो ममता बनर्जी के पास 44% वोट बैंक था और वो वोट बैंक के सामने उन्होंने 211 सीटें वहाँ पे जीती थी। जी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 35 सीटें थी, जिसमें से वो 3 सीट पे आ गए। कांग्रेस की बात करते हैं तो 23 से 44 सीटों पे आए। तो ये जो दिखा रहा है कि वहाँ की भी जो प्रजा है वो जिसने काम किया है उसको आशीर्वाद देती है, और जिसने काम नहीं किया है उसके सिर से हाथ आशीर्वाद ले भी लेती है। जी जब तक पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, और मैं खुद वहाँ पे काफ़ी साल रहा हूँ, वहाँ की प्रजा बहुत गरीब है और वहाँ पे मतलब कि आए दिन हम मतलब वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। वहाँ पे सिटी बस में आप चलते हैं और पूरी सिटी बस भरी हुई है, लेकिन कोई 2 महिलाएं चढ़ती है तो 6 लोग खड़े हो जाते हैं, और वो 2 सीट है वो 6 लोग खड़े होकर उनको दे देते हैं। ये बात और ये चुनाव के नतीजों की बात में जो समानता है वो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी ममता बनर्जी एक महिला प्रत्याशी है। जी तो जो पश्चिम बंगाल में एक माना जाता है कि महिलाओं को मान सम्मान मिलता है। जी तो मुझे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को लास्ट टाइम जैसे 211 सीट मिली थी, तो पश्चिम बंगाल की प्रजा ये बार भी जिस तरीके से उन्होंने व्हील चेयर पे अपना कैंपेनिंग किया, और जैसा ये नेता को माना जाता है कि काफ़ी जिद्दी मानी जाती है, और ये जो महिला है उन्होंने पूरी जिंदगी पश्चिम बंगाल के लिए दी है, ऐसा उन्होंने अभी तक एस्टैब्लिशमेंट किया है। इवन केंद्र में भी जब जब वो मंत्री रही है तो उन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जब तक बात करते हैं मैम, तो तब तक मैं बोलूँगा कि
बीजेपी का वहाँ पे जो सरकार बनने का जो मंशा है वो बहुत दूर की बात है, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। जी प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही है पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर बात चली महिला के सम्मान की भी। तब देखा गया था कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रोल हुआ था और काफ़ी विवाद भी छिड़ा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दीदी ओ दीदी। आपका क्या मानना है कि कई बार ऐसा होता है राजनीति में, जब चुनाव आता है तो सब कुछ भुला दिया जाता है, कुछ भी सूत्र आता है, जैसे कि ममता बनर्जी लेकर आती है खेला होबे, यानी वो बता देती है चुनाव को एक जंग की, एक खेल के तौर पे दिखा देती है, और सामने से बीजेपी भी पलटवार करती है कि अब विकास होबे, और फिर ये दीदी और दीदी आया, मतलब और फिर ममता बनर्जी है वो प्रधानमंत्री को दुशासन कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि चुनाव में राजनीति का जो स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है, ये कितना उचित? देखो, राजनीति का स्तर नीचे जाना वो बहुत गलत बात है, और जिस तरह से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज होना चाहिए चुनाव में, मैं ऐसा मानता हूँ। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, जैसे आपने दीदी और दीदी की जो बात करी, गीत की बात आई, तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, जो पार्लियामेंट में बैठ कर के और बाहर आकर के पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भूल जाते हैं, वो बहुत गलत बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, टीएमसी हो गए, चाहे बीजेपी हो गए, चाहे कांग्रेस हो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी कभी किसी ने मौत के सौदागर कर दिया, किसी ने स्वास्थ्य का सौदागर कर दिया, इसने क्या बोल दिया, तो प्रजा पे उसका इफेक्ट आता है कि हमारे नेता आगे चल करके करेंगे क्या। आज केजरीवाल जी है, कभी भी ऐसी नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, ये निश्चित बात है। बाकी सभी नेताओं को आप ढूंढेंगे इतिहास, तो उनके बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। और ये बोलने से कोई प्रजा वोट दे देगी, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमको प्रजा वोट देगी और प्रजा आकर्षित होगी, ये गलत भ्रम है नेताओं का। प्रजा बहुत समझदार है, चाहे गरीब प्रजा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर, बुद्धि सबके पास है, सब समझ सकते हैं कि ऐसी नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को प्राधान्य नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी रवि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही है कि इस तरीके के जो सूत्र होते हैं, स्लोगन होते हैं, वो चुनाव के टाइम पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उस हद तक वो चले जाते हैं, या फिर गुस्से में कोई भी पॉलिटिशियन जिसके इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे ममता दीदी है, उनको प्रधानमंत्री दीदी और दीदी कहते हैं। फिर देखा गया कि ममता जी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भूल के उनको दुशासन कहती है, मौत का सौदागर से लेके काफी कुछ बोला गया। आपको क्या लगता है कि ये सब राजनीति होनी चाहिए, मतलब ये स्लोगन का इतना महत्व क्यों? मैम, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव के टाइम पे अपने जो प्रवक्ता को मंच जब देती है, तब कहीं ना कहीं पे शॉर्ट स्लोगन्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और शॉर्ट स्लोगन मतलब पूरा भाषण जो होता है वो प्रजा याद रखती नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि जो उनके दिमाग में बिठाई जाती है, जैसे कि जय श्री राम बोलना। तो जय श्री राम जितने भी हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं उनके भगवान है, लेकिन जब आप जय श्री राम बोलते हैं तो वो स्लोगन आप इलेक्शन के मतलब फायदे के लिए बोल रहे हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत अंदरूनी तरीके से पड़ता है। मतलब जो ये जितने भी शॉर्ट स्लोगन होते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है चुनाव के अंदर वोटिंग के लिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि दीदी और दीदी भी जो उन्होंने बोला है, तो गुजरात में जब चुनाव था तब वो बोलते थे कि मेरी प्यारी बहनें, जब कभी भी आपको कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे केवल एक चिट्ठी लिख लिया कीजिएगा, और वो चिट्ठी लिखिएगा, मैं आपका भाई आपको आपके चिट्ठी का जवाब दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री ने अपना मन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, वैसा उन्होंने दिखाने का कोशिश की है। और मैं मानता भी हूँ कि कई लेवल पे वो महिलाओं को मान सम्मान देते भी हैं जी। तो वही एक तरीका था बंगाल में कि देखिए, आपकी जो नेता है जिसको आपने पूरी जिंदगी आशीर्वाद दिया है, उसको मैं भी दीदी बोल देता हूँ, मैं भी उनको मान सम्मान दे देता हूँ, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन देखिए, वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती है, और मेरे जो मीटिंग्स भी जो सेंट्रल लेवल से बुलाए जाते हैं उसके अंदर वो इग्नोर करती है।
तो ये एक छवि क्रिएट करने की कोशिश होती है, और ये मास में जब ये मैसेज जाता है, क्योंकि जब तक मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो सोशल मीडिया बुक होता है, हर एक टीवी न्यूज़ चैनल पे उनका इंटरव्यू और उनका लाइव भाषण भी दिखाया जाता है। इवन उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनके पास भी बहुत अच्छा कवरेज है, तो वो हर गांव, हर मोहल्ले तक वो अपना जो भाषण है उसको पहुंचाने की कोशिश करके लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ बैठाना चाहते हैं कि भाई हम ये जो स्लोगन है हमारा, उसी तरीके से हम लोग आगे आपको मतलब कि पॉलिटिकली हेल्प करेंगे, या हमारा जो मानना है वो ये है और आपके जो नेता है वो ऐसे हैं। तो मतलब एक दूसरे पे स्लोगन के हिसाब से जो राजनीति होती है वो बुरी है, लेकिन भाषणबाजी में मैम ये देखा गया कि अक्सर हर एक पार्टी ये स्लोगन का यूज करती है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं, ये बात हो रही है यहाँ पर स्लोगन की, तो दूसरा एक मुद्दा भी यहाँ पर उठता है कि स्लोगन के साथ साथ हमेशा चुनाव के समय पर कुछ ना कुछ वायदे किए जाते हैं, जो वायदे फिर अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ कागज पे ही नजर आते हैं। चुनाव खत्म हुआ मतलब वो वायदे भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं नेता, और फिर दूर दूर तक वो मतलब हमको जिक्र तक नहीं सुनाई देता। आपको क्या लगता है, ये 5 विधानसभा के चुनाव में भी अलग अलग पार्टी ने अलग अलग वायदे किए हैं, कौन कितने निभाएगा? अच्छा, इसमें जो चुनावी ढंढेरा जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए जाते हैं वो मैं प्रजा को जानकारी देता हूँ, उनका वो कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है कि भाई इन्होंने वायदा किया था और निभाया जीतने के बाद, ऐसा कई बार हुआ है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया जा सकता है कि प्रलोभन देकर के वोट लिया है तो कोर्ट इंटरफेयर हो सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे गुजरात में, मैं आपको मेरा अभिप्राय बता दूं कि जो ऑक्ट्रॉय थी वो पूरे देश में मुगल साम्राज्य से चलती आ रही थी, उसके बाद जो है वो अंग्रेजों के शासन में चली। 1942 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साणंद का नाका जला दिया था क्योंकि ऑक्ट्रॉय में भ्रष्टाचार बहुत होता था। और जो सरकार कांग्रेस आई, इतने साल शासन किया कांग्रेस ने, और हम आएंगे तो हम ऑक्ट्रॉय हटाएंगे, ये करेंगे, जो आपने बताया वायदा बाजार चलता है। तो वायदा बाजार है वो शेयर बाजार की तरह सरकारें चलती है अभी, और खास करके बीजेपी की सरकारें वायदे निभाती नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब तक पहले निभाया था तो फिर वो भी भूल गए। अभी इसके न जो वायदा दिया जाता है उसको आंदोलन के रूप में अपने ले सकते हैं या न्याय तंत्र से सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे मैनिफेस्टो में इतनी चीजें लिखी रहती है कि प्रजा वो फिर भूल जाती है, और राजनीतिक पार्टी की सत्ता पे आने के बाद वो नशे में उसका अमल करना भूल जाती है। लेकिन जैसे यहाँ से गुजरात में से निकली पहले तो वो हमने उसको मैनिफेस्टो को लिया था कि भाई तुमने ये हमारे से वायदा किया था और नहीं निभाया, तो उसको हमने निभाया। तो वो प्रजा में ताकत होनी चाहिए, प्रजा में प्रचार होना चाहिए इसका कि जो वायदे हैं उसको लेकर के और चलना चाहिए कि भाई ये वायदा दिया था सरकार ने नहीं निभाया, लेकिन उसके लिए भी एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन प्रजा उस रास्ते पे जावे ऐसा प्रचार राजनीतिक पार्टियों को या दूसरी कोई भी जो सामाजिक संस्था है उनको ये जागृति होनी चाहिए कि वायदा बाजार जो है वो उसका जो पालन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। रवि जी, अगर बात की जाए, जैसे हम पुडुचेरी की बात कर रहे थे कि जहाँ पर देखा गया कि फरवरी में किस तरह वहाँ की जो सरकार है वो टूट गई थी। अभी पहले ऐसा होता था कि जब भी विधानसभा की चुनाव के नतीजे आते थे तब मान लिया जाता था कि 5 साल तक यही रहेंगे, यही चेहरा रहेगा। लेकिन अब जैसे ही दिन मतलब साल बीतते जा रहे हैं, ऐसे ही राजनीति में कुछ नया आता है। अभी भी ऐसा ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल में चलो ये इलेक्शन था वो खत्म हो गया, अब आगे चर्चा होगी वो किस तरीके से कोरोना से फाइट करनी है उस पर होगी, या फिर वैक्सीनेशन के मुद्दे पे होगी, या फिर उससे भी ऊपर इकोनॉमी के मुद्दे पर होगी। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि कदाच हो सकता है कि विधानसभा के ये चुनाव के नतीजे आए हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर से वो सरकार बनाने की और वो कुर्सी की खींचतान में फिर से कोई ना कोई इस्तीफा सामने आए और उसके बाद फिर से हम देखें उपचुनाव, और कहीं ना कहीं ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जी मैम, जब तक सत्ता की जो भूख है वो हर एक पार्टी को होती है और हर पार्टी चाहती है कि ये चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहे,
और वहाँ की सरकार हम बनाएं। और जो विरोध पक्ष में जो भी पार्टी होती है वो हर बार 5 साल के लिए वही चाहती है कि आने वाला 5 साल जो है उसके अंदर हम जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जितने अच्छा प्रजा के सवाल हम उठाएंगे और प्रजा को जितना मदद करेंगे, उतना अच्छा आशीर्वाद हमको 5 साल के बाद मिलेगा। जब चुनाव आते हैं उसी टाइम पे ये जो आपने राजनीतिक गतिविधियों की जो बात कही है, वो हर एक बार देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष में होता है, सेंट्रल में जो भी सरकार होती है, वो अपने पूरी ताकत लगाती है और किसी स्टेट में से अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए ये प्रयुक्ति करती हैं। कहीं पे देखा गया है कि लोगों को खरीदा जाता है, कहीं पे देखा जाता है कि सेंट्रल एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जाता है कि जिनकी वजह से वो कल उठ के वो अपनी पार्टी में आ जाए, अदरवाइज वो जो भी राजनीतिक पार्टी में वहाँ से ट्वीट कर दे। तो ये सब चीज़ें भारतीय राजनीति में आम बात हैं, लेकिन प्रजा को जागरूक होना पड़ेगा और प्रजा को समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन पे जब चुनाव है और चुनाव के पहले ही इस टाइप का जो भी मतलब कि फायदा किसी एक पक्ष को पहुंचाने के लिए या कोई एक पक्ष किसी पार्टी के बड़े नेता को जब उसको मतलब कि अलग अलग एजेंसियों की हेल्प से उसकी राजनीति को ख़त्म किया जाता है, तब प्रजा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि आज ये बड़ा नेता जो है वो इनके शकंजे में आके अपना मतलब जो सत्ता है वो उससे दूर हो रहा है। कल उठ के प्रजा की जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर भी कोई तराप मार सकता है। जैसे नेता को क्विट किया जाता है वैसे उसकी भी जो फंडामेंटल राइट्स दी गई है उसके भी उसके पास से छीना जा सकता है। तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली में हमने देखा है कि वहाँ पे एजुकेटेड वोटर्स हैं। तमिलनाडु की मैंने बात की आज आपको कि वहाँ पे भी एजुकेटेड वोटर्स हैं। तो आपने वहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में भी आपने देखा है कि हर 5 साल के बाद प्रजा जो है वो मौजूदा सरकार को बदल देती है। तो हमको भी यही करना चाहिए कि 5 साल का टाइम देना चाहिए, किसी भी पार्टी हो 5 साल के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कैसा काम किया है, सही में उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो है उसको निभाया है कि खाली जुमले किए हैं। आपने सुना होगा कि अमित शाह ने कई भाषणों के बाद टीवी इंटरव्यू में ऐसा बोला कि वो तो जुमला था, मतलब वो जुमला था, मतलब वो तो ऐसे ही बोल दिया था, वो बोलने के लिए बोल दिया था। तो प्रजा को बहुत ही चिंतित होके जब भी मतदान करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको सोचना चाहिए कि हम ऐसी सरकार चुने कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिजर्व रखें, ऐसी सरकार को चुने कि जो कोई मतभेद न रखे, ऐसी सरकार को चुने कि जिसको देश की प्रगति में इंटरेस्ट हो। और सबसे अहमियत वाली जो बात है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। अभी ह्यूमन वैल्यूज डिक्रीज हो रही है इंडिया में। हमने देखा कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। तो उसका मतलब यही है कि क्राइम बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पे सरकार है, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ, कि कहीं ना कहीं पे आंख और कान बंद किए जाते हैं तभी जाके क्राइम बढ़ता है। तो कुल मिला के आपके ये क्वेश्चन का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे बड़े नेताओं को जैसे फंसाया जाता है और उनके सस्पेंशन या उसके पास से सत्ता ली जाती है या उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, वो भारतीय राजनीति का बहुत दुखद स्वरूप है। और मैं चाहूँगा कि देश की हर एक पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो है वो दिन ब दिन समझ रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पास उनका एक एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो ये ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक चलने वाला नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का युवा जो है, और हिंदुस्तान आज यंग है, तो हिंदुस्तान के युवा है वो एजुकेटेड है, सेंट्रल बोर्ड में पढ़े लिखे हैं, वो हर दिन मोबाइल, इंटरनेट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से नॉलेज ले रहे हैं, इवन राजनीति में भी अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सब चलने वाला नहीं, वो संज्ञानता हर एक पार्टी को लेनी चाहिए। जी सही बात है। आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ वायदों पर नहीं पर परिणाम पर हो। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से 5 विधानसभा के चुनाव के आज नतीजे हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। हमने देखा कि कहीं असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़त है, कहीं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो टीएमसी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा का जंग देखा गया है। सवाल ये है कि ममता दीदी, जैसे कि भाजपा द्वारा सूत्र दिया गया था कि 2 मई दीदी गई, तो आज जब 2 मई है, आज जब नतीजे है, तब सबकी नज़र सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है कि 2 मई है तो दीदी की वापसी होगी या फिर दीदी को शायद हार का सामना करना पड़ेगा। हमने ये भी चर्चा की यहाँ पर कि मतलब
अगर हर एक राज्य की बात करें तो हर एक राज्य में कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी होती है जहां पर उनका दबदबा होता है। जैसे हम बात करें केरल की, वहां पर बीजेपी के लिए शायद खाता खोलना, एक सीट लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी के लिए अपना घर बचाना बड़ी बात है। बात करें हम तमिलनाडु की तो वहां पर भी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका दबदबा ज़्यादा है। एक के साथ कांग्रेस है, एक के साथ भाजपा है, लेकिन अगर मेन मुकाबला देखा जाए तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच ही है। बात यह भी है कि अगर पश्चिम बंगाल में फिर से ममता दीदी हैट्रिक करती है, तीसरी बार आती है, तो कहीं ना कहीं 2024 पे वो विपक्ष की ओर से अगर बनती है एक पूरी पार्टी, लड़ा जाता है लोकसभा का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी, तो ममता बनर्जी वो मुख्य चेहरे के रूप में देखी जा सकती है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए और चुनावों के नतीजे के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। सुधा, नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। ओ माय डियर, कम हियर बुलाता है। નમસ્કાર, કે ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું મિલી। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું હેડલાઇન્સથી। આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પોંડિચેરી ચૂંટણીના પરિણામો પર સૌની નજર। શું બંગાળમાં બનશે ભાજપની સરકાર? અફઘાનિસ્તાનમાં આત્મઘાતી હુમલામાં 21ના મોત, જ્યારે 90થી વધારે ઘાયલ થયા અને ઘાયલોના સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા। ઇન્ડોનેશિયામાં મજૂરોને લગતા વળગતા કાયદા અને નવા વિરોધમાં અસંખ્ય મજૂરો વિશ્વ મંજૂરી દિવસને પ્રદર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા। ભારતમાં કોરોના મહામારીના કેસ રોજે નવી સપાટી વટાવી રહ્યા છે, તો નેપાળ સરકારે ભારત સાથે 22 સરહદી પોઈન્ટો પર બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો। વડોદરા શહેરમાં ઓક્સિજન માટેની કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર બન્યું સાબદુ ને ખાનગી હોસ્પિટલોને ઓક્સિજનના ઉપયોગ કરવા પર કમરકસ કરવાની તાકીદ કરાઈ। હવે નજર કરીએ વિગતવાર સમાચારો પર। અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા આત્મઘાતી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 21 લોકોના મોત થયા છે અને 90 કરતાં પણ વધારે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। આ હુમલો એક ગેસ્ટ હાઉસમાં થયો છે, તો વિસ્ફોટકો ભરેલા ટ્રક ગેસ્ટ હાઉસમાં ઘૂસી પડ્યો હતો અને હુમલો અફઘાનિસ્તાનના પુલે આલમમાં કરવામાં આવ્યો છે। અફઘાનિસ્તાનના લોહર પ્રાંત દ્વારા રાજધાની પુલે આલામમાં એક ગેસ્ટ હાઉસમાં ટ્રકની મદદથી આત્મઘાતી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, તો પૂરપાટ પૈકી વિસ્ફોટકો ભરેલો ટ્રક ગેસ્ટ હાઉસમાં ઘૂસી આવ્યો અને એ પછી તેમાં બેસેલા 21 લોકો દ્વારા ધરબડાટ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ લગભગ 90 કરતાં પણ વધુ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થવા પામી છે। ગેસ્ટ હાઉસમાં પરીક્ષા આપવા માટે આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ હતા, તો પોલીસ અધિકારીઓની એક ટીમ પણ હતી। તો હુમલાની જવાબદારી કોઈપણ આતંકવાદી સંગઠનને લીધી ન હતી, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા તાલિબાનને હુમલાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ગેસ્ટ હાઉસને ટાર્ગેટ કરવાનો આતંકવાદીઓનો મોટિવ શું હતો તે બાબતે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે।
ઉલ્લેખનીય છે કે હુમલો એવા સમય કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે અફઘાનિસ્તાનમાંથી અમેરિકન લશ્કર પાછું જશે. તો તાલિબાન દ્વારા 1 મેથી રોજ અમેરિકાના બધા જ સૈનિકોને પાછા જવા માટેની માંગણી કરવામાં આવી છે. જો કે લોગર પ્રાંત નાટો દ્વારા પણ અમેરિકન સૈન્ય રહેતું નથી, તો છતાં પણ પ્રાંતના પાટનગરને નિશાન બનાવવા પાછળનું કોઈ જ મજબૂત કારણ તપાસ એજન્સી દ્વારા જણાવવાનું ન હતું. તો આગળ વાત કરીએ, ધ્રુવ પ્રદેશમાં બરફની ચાદરો પીગળવાને કારણે સમુદ્ર તળેટીને મિથેન વાયુમાં મૂકવામાં આવ્યા હોય તેવી પ્રક્રિયા ઝડપી બની છે. બરફની ચાદરો પીગળવાના સાથે જ જામવાની ઘટનાઓ પણ ચક્રની નિરંતર ચાલુ હોય તો આવી રીતે બરફ પીગળવાથી અગાઉથી છેલ્લી 2 ઘટના દરમિયાન સમુદ્રમાં તળેટીને મિથેન વાયુ છોડવાનું પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. તો તેમ એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નોર્વેની યુનિવર્સિટી ઓફ ટ્રોમસો દ્વારા વૈજ્ઞાનિકોની આગેવાની હેઠળ આ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. તો તેમ માનવામાં આવે છે કે આઈસ એજ દરમિયાન સમગ્ર ગ્રહ પર બરફ છવાઈ ગયો હતો. તો સમગ્ર વાસ્તવિકતા જુદી જ છે. આઈસ એજ દરમિયાન પણ બરફ જામવાની થઈ અને પીગળવાની ઘટના નિરંતર બની રહી છે. આર્કટિકમાં પણ આવેલી આ બરફની ચાદરો જળવાયુ પરિવર્તન અનુસાર પીગળી રહી જવા પામી છે. તો આ બરફની ચાદરો જ્યાં પીગળે ત્યાં સમુદ્રના તળિયેથી દબાણ ઘટે છે, તો જેને કારણે મિથેન વાયુ છૂટે છે. સંખ્યાબંધ અભ્યાસના જણાવ્યા મુજબ તાજેતરમાં જ હોલોસીન નામના બરફની ચાદર પીગળવાની ઘટના બની છે અને ત્યારે બારેન્ટ્સની સીમા પર મોટી અસર થઈ છે, જેના પાણીમાં મિથેન મળી આવ્યા છે. જીઓલોજી જર્નલના પ્રકાશિત કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 1.25 લાખ વર્ષ પહેલા જ બરફ પીગળવાની સાથે જ ઘટનાઓ સામે આવી હતી. આ અભ્યાસ દ્વારા તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે આર્કટિક પ્રદેશમાં પણ બરફની પીગળેલી દરમિયાન તળિયેથી ગ્રીન હાઉસ ગેસ મિથેન છૂટે છે. તો આ દરમિયાન દરિયાના તળિયેથી મિથેન ગેસ છૂટવાની ઘટના બરફની ચાદરોના પીગળાવા સાથે સંકળાયેલી હોય છે. આર્કટિક યુનિવર્સિટી ઓફ નોર્વે દ્વારા ક્રેઝ સેન્ટરમાં ફોર આર્કટિક ગેસ હાઉસલિંગ એન્વાયરમેન્ટલને કારણે અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે અને સંશોધક પિયર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ અભ્યાસ આર્કટિક્સ સમુદ્રના એકત્રિત કરવામાં આવેલા ખડકોમાંથી મળેલા વિવિધ આઇસોલેટનના માપદંડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.